नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। और सन एक्सप्रेस के स्टूडियो में सन एक्सप्रेस परिवार के ही सदस्य, आपका तिस्ता हिमालय के सदस्य श्री शैलेंद्र चौहान जी उपस्थित हुए हैं। हालांकि जयपुर से ये बिलोंग करते हैं, लेकिन आपका तिस्ता हिमालय और सन एक्सप्रेस परिवार के साथ इनका पुराना नाता है। और शैलेंद्र चौहान जी के विषय में मैं परिचय दे दूं आप सभी हमारे नए दर्शकों को। शैलेंद्र चौहान पेशे से इंजीनियर रहे हैं। इंजीनियर होने के बावजूद साहित्य के प्रति इनका लगाव बेहद ज़्यादा रहा है, इसलिए इन्हें हम साहित्यकार की संज्ञा भी दे सकते हैं। स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, आलोचनाएं भी करते हैं और पत्रकारिता तो स्वतंत्र रूप से करते ही हैं। तो इनकी शख्सियत से हम रूबरू होंगे और साथ ही साथ साहित्य पर इनकी अच्छी खासी पकड़ है, तो साहित्य की स्थिति पर भी हम इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले शैलेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है आपके इस परिवार के स्टूडियो में। जी धन्यवाद। तो मैं आपकी इजाज़त के साथ मैं प्रश्नों की शुरुआत करना चाहता हूँ। जी जैसे कि मैंने कहा कि पेशे से इंजीनियर रहे हैं आप, जी और साहित्यकार भी आप कहे जाते हैं। जी। तो इंजीनियर का जो काम होता है वो नॉट भाल्टू कसने का, उसमें इंसान इतना व्यस्त रहता है कि पढ़ने लिखने का तो सर फुर्सत दूर की बात है, लिखना तो माने जटिल है सर। तो सर ऐसे में आपने कैसे साहित्य को अपनी पसंदीदा विषय बनाई और कैसे आपका रुचि जागा सर इसमें? इसकी कहानी इस तरह है कि मेरे जो पिताजी थे वो शिक्षक थे मध्य प्रदेश में, विदिशा नामक जगह पे। तो वहाँ विदिशा के गाँव में हम लोग रहते थे, वहीं से मैंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की गाँव से। उनकी रुचि पढ़ने में बहुत थी। वो सब तरीके की किताबें और पत्रिकाएं पढ़ा करते थे। तो उसमें ख़ास तौर से उपन्यास और जो राजनीतिक पत्रिकाएं होती थी उन दिनों, वो सब पढ़ा करते थे और घर में होती थी। तो खाली समय में वो पत्रिकाएं मैं भी पढ़ लेता था। और वो साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, कादम्बिनी, दिनमान, सारिका, ये सारी पत्रिकाएं वहाँ पर उपलब्ध होती थी। और वो लाइब्रेरी से उपन्यास इश्यू करा के लाते थे और पढ़ते थे उसको। फिर बीच में छोड़ भी जाते थे, स्कूल गए छोड़ गए। मेरा उनका स्कूल का टाइम अलग भी होता था, कभी छुट्टी भी होती थी। तो उन उपन्यासों को मैं देख लेता था और उन्हें पढ़ा करता था। तो धीरे धीरे मेरी जो रुचि थी वो साहित्य की तरफ उन्मुख हो गई। अब वो स्कूल का टाइम था। स्कूल के बाद जब मैं कॉलेज में आया तो जाहिर है, जैसा कि आपने कहा कि वहाँ उसमें ज़्यादा समय देना पड़ रहा था कॉलेज में। फिर भी मैं समय निकाल कर साहित्य पढ़ता था। लाइब्रेरी का मैं भी सदस्य हो गया और वहाँ से मैं साहित्य की किताबें लेके आता था। मेरे जो मित्र थे उनकी भी साहित्य की अभिरुचि थी। तो तदुपरांत जब मेरा नौकरी लग गया, तब नौकरी कुछ ऐसी थी कि उसमें समय वाकई में बिल्कुल नहीं मिलता था। उसमें यात्राएं बहुत थी। तो हर रात कुछ समय निकाल कर मैं पढ़ता भी था और लिखता भी था। शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो जब मैंने एक आध घंटे शुरुआत के दिनों में साहित्य को न दिए हों। अपनी नौकरी जीवन में भी? नौकरी के जीवन में भी। लेकिन नौकरी के जीवन में एक चीज़ मैंने बरकरार रखी, वो ये थी कि नौकरी के समय साहित्य कहीं नहीं होता था और साहित्य के समय नौकरी कहीं नहीं होती थी। तो इस तरीके से दोनों को मैंने अलग बांटा। हालांकि नौकरी के जीवन में जो अनुभव होते थे वो कालांतर में तो साहित्य में उनका जो था वो योगदान होता था। लेकिन मैंने नौकरी में ये कभी प्रदर्शित नहीं किया कि मैं साहित्यकार हूँ। तो इस तरीके से दोनों में कोई हस्तक्षेप एक दूसरे में नहीं रहा उस जीवन में, और ये साहित्य इस तरीके से चलता रहा, खूबी चलता रहा। तो इसके पीछे का बीज जो है वो बचपन में ही पड़ गया? हाँ, वो बचपन में ही पड़ गया था और वो साहित्यिक बीज था। तो उन दिनों में जो पत्रिकाएं निकलती थी बचपन में, और भी बचपन में थोड़ा पीछे जब मैं प्राइमरी और मिडिल स्कूल में पढ़ता था, तो हमारे पिताजी जो थे वो बच्चों की जो पत्रिकाएं, बाल पत्रिकाएं निकलती हैं ना, वो लाया करते थे।
तो उसमें ख़ास तौर से एक पत्रिका होती थी विज्ञान लोक, चंदा मामा, बाल भारती, इस तरीके की पत्रिकाएं उन दिनों हुआ करती थी। बाद में वो नंदन, चंपक, पराग, ये पत्रिकाएं होती थी। तो वो पत्रिका में पढ़ता था, तो वहीं से मुझे पढ़ने का शौक़ लग गया। फिर ये बड़ी पत्रिकाएं जब आने लगी तो इन्हें भी मैं पढ़ने लगा। तो इस तरीके से वो साहित्य के प्रति मेरी अभिरुचि पैदा हुई और मैं उसमें लेखन में भी प्रवृत्त हुआ। शैलेंद्र जी, फिर तो ये लेखन कर्म कब से शुरू हुआ? लेखन कर्म ऐसा था कि जब मैं हायर सेकेंडरी स्कूल में था तो मैंने उससे पहले कुछ किताबें पढ़ी जो मुझे बहुत जिन्होंने प्रभावित किया। उसमें ख़ास तौर से प्रेमचंद का उपन्यास निर्मला, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास तितली, और एक पंत जी का संग्रह था, सुमित्रानंद पंत का, गुंजन मेरे पास में। ये कहाँ से आए थे मुझे पता नहीं, लेकिन ये मुझे प्राप्त हो गए। तो वो जब मैंने पढ़ा तो मुझे ये लगा कि अपनी बात भी कही जा सकती है, जो भावनात्मक बात थी। मेरे माताजी जो थी वो गांव पर रहती थी उन दिनों, और मैं पिताजी के पास अकेला रहता था। तो जो मुझे समय मिलता था, दूसरा मेरे पिताजी का स्वभाव, वो गणित के शिक्षक थे, बहुत क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति थे। तो मेरा उनसे मतलब वो स्वभाव मिलता नहीं था। तो अब आप कोई दूसरा अवलंब तलाशते हैं, तो वो अवलंब जो है साहित्य के रूप में मुझे मिला और मैंने साहित्य रचना शुरू की, कविताएं लिखी। कुछ शुरुआती जो कविताएं थीं वो छायावादी महादेवी जी से, पंत जी से, प्रसाद जी से प्रभावित थी, निराला से। तो वो बहुत लंबे समय तक मैंने नहीं रचा। धीरे धीरे मैं वामपंथी रुझान के प्रभाव में आया। मेरा एक मित्र थे, वो सीपीआईएम की युवा शाखा के प्रमुख थे। वो मुझे बताया करते थे कैसे कैसे क्या है, वर्ग संघर्ष क्या है, क्या पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले राहुल सांकृत्यायन के बारे में थोड़ा कुछ बताया। हालांकि वो कार्यकर्ता थे और ग्रासरूट कार्यकर्ता थे, उनको साहित्य का ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन कुछ चीज़ें उनको पता थी। भागो नहीं दुनिया को बदलो, तो वो चीज़ जो थी उसने मुझे और समृद्ध किया। फिर मैंने धीरे धीरे उसको, जो छायावाद का प्रभाव था, भावनात्मकता का प्रभाव था, उससे मुक्ति पाई। और मैं ये समझ में आया कि दूसरा साहित्य किस तरीके से रचा जा सकता है, तो वो आगे चलता रहा। तो इतना लंबा आपका अनुभव है साहित्य को देखने का, तब से लेकर के अब तक, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस समय के साहित्य और अभी जो साहित्य रचे जा रहे हैं, इन दोनों में कोई फ़र्क आपको नज़र आ रहा है? हाँ, इनमें बहुत फ़र्क है। वो जो ज़माना था तब न तो टेक्नोलॉजी इतनी विकसित थी, ना पूंजीवाद का शुरुआत के दौर थे, तो बहुत बड़ा प्रभाव भी नहीं था। औपनिवेशिक प्रभाव का अंत था, या एक कहें कि सामंती प्रभाव भी थे। सुविधाएं इतनी नहीं थी, कम्युनिकेशन नहीं थे, और ये इंटरनेट वगैरह तो था ही नहीं। तो उन स्थितियों में जो रचनाएं रची जाती थी वो एक तरीके से पूरे जनता के समीप होती थी। छायावाद के बाद का दौर अगर हम देखते हैं तो जो प्रयोगवादी दौर शुरू होता है, उसमें प्रगतिशीलता का जो दौर शुरू होता है, वो पूरा प्रगतिशीलता का जो दौर है वो जन सरोकारों की कविताओं का दौर है। और इससे इतर भी जो कविताएं लिखी जाती थी वो उनमें साहित्यिक मूल्य काफ़ी होते थे। आधुनिकता बोध से ग्रस्त भी बहुत सारी कविताएं होती थी, उनमें व्यक्तिगत कुंठाएं भी होती थीं और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं भी होती थीं, व्यक्तिगत आपके प्रसंग भी होते थे, वो सारी चीज़ें भी होती थी। लेकिन पढ़ने वालों के मन में साहित्य के प्रति एक सम्मान का भाव था। तो वो जो साहित्य था वो एक तरीके से अर्धशास्त्रीय किस्म का साहित्य होता था। उसके बाद में प्रगतिशीलता का जो दौर चला तो उसमें काफ़ी साहित्य में बदलाव आया। उसके बाद में आधुनिकता, प्रगतिशीलता और उसके बाद में समकालीनता, इस तरीके की बातें चलती रहीं। अब जो साहित्य रचा जा रहा है वो औद्योगिक क्रांति और इंटरनेट के प्रभाव के कारण समाज में जो परिवर्तन हुए,
टेक्नोलॉजी जो विकसित हुई, सुविधाएं जो ज़्यादा आई, संपन्नता आई एक बड़े वर्ग में, एक बड़े वर्ग में नहीं मतलब एक मध्य वर्ग और उच्च वर्ग में जो संपन्नता आई, और निम्न वर्ग के संघर्ष और बढ़े, तो इस तरीके से जटिलता आई जीवन में, और उस जटिलता को लक्षित करके भी चीज़ें लिखी जाने लगी। ये बात अलग है कि उसमें विचारधारा का प्रभाव कम हो गया, साहित्य के प्रति जो आदमी में बहुत ज़्यादा सम्मान था वो भी कम हो गया। अब वो एक व्यवसाय का रूप भी ले लिया है साहित्य ने। विदेशों में तो व्यवसाय है ही है साहित्य। तो हमारे यहाँ किताबें बहुत छपने लगीं। अभी ख़ास तौर से अब जो ये समय आया सोशल मीडिया का, तो लोगों को और अवसर मिला, तो वो अपना सोशल मीडिया पर भी साहित्य आने लगा सारा का सारा। फेसबुक, क्या है वो, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब पर साहित्य चलता है, व्हाट्सएप, सब में साहित्य चल रहा है। साहित्य अब एक मुक्त चीज़ भी, मुक्त अभिव्यक्ति भी हो गई। पहले जो था उसको लोग देखते थे, जो पारखी लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, विद्वान लोग थे, वो उसको देखते थे और तय करते थे कि भाई ये साहित्य है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, क्या कमियां हैं। अब तो वो मुक्त हो गया है और उसको कोई देखने वाला भी नहीं है। आप सोशल मीडिया पे जो मर्जी आए लिख के डाल दीजिए और अपने आप कभी कहिए, या अपना लाइव प्रसारण कर दीजिए उस पर। तो ये सब साहित्य में जो प्रवृत्तियाँ आई हैं, इसके चलते साहित्य में थोड़ा थोड़ा जो है वो उथलापन भी आया है। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिलीगुड़ी में आपने केंद्रीय हिंदी निदेशालय और आपका तीस्ता हिमालय द्वारा आयोजित संयुक्त रूप से हिंदीतर भाषी नवलेखक शिविर में आपने शिरकत की जी। तो इस शिविर का क्या अनुभव है? इस शिविर का बड़ा कंस्ट्रक्टिव, सकारात्मक अनुभव है। उसका कारण ये है कि जो हिंदीतर भाषी नवलेखक जो लोग आए थे, वो क्या या तो हिंदी से एमए वगैरह कर रहे थे, या हिंदी में रिसर्च कर रहे थे, या वहाँ पे शिक्षक हैं हिंदी के हिंदीतर प्रदेशों में। उनमें साहित्य के प्रति जो एक लगाव था, उनमें जो जिज्ञासा थी, वो देखकर ऐसा लगा कि वो कुछ इससे हासिल कर सकते हैं इस तरीके के कार्यक्रमों से। और निश्चित रूप से ये सरकार की जो नीति है हिंदी निदेशालय की, ये बहुत पहले से चली आ रही है, तो ये प्रशंसनीय भी है। ऐसे कार्यक्रम करके जनता के बीच में जाना, उनको प्रेरित करना, ये धीरे धीरे व्यावसायिकता का ज़माना है, तो बहुत संभव है ये नीति बदल जाए, जैसे कि बहुत सारी नीतियां बदल गई। लेकिन ये जो नीति है और इस तरीके के जो शिविर हैं या इस तरीके के जो व्याख्यान मालाएँ हैं, ये उन लोगों तक पहुंचती हैं जिनके पास साहित्य के दूसरे क्षेत्रों में, अनुशासनों में, हिंदी भाषा के क्षेत्रों में आने में परेशानी है। तो वो अगर सरकार के बुलावे पर यहाँ आते हैं हिंदी निदेशालय के, तो बहुत कुछ अर्जित करके जाते हैं और कुछ दे भी जाते हैं। यानी कि अब तक का जो है ये अनुभव एकदम सुखद अनुभव है, और केंद्रीय हिंदी निदेशालय जिस उद्देश्य से इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन को करता है, इस उद्देश्य में 100% वे लोग सफल होते हैं। हाँ, 100% तो ना कहा जाए, लेकिन काफ़ी सफल होते हैं। तो ये बताइए कि आपका तीस्ता हिमालय की ओर से जो प्राथमिक तौर पर तो पहल तो आपका तीस्ता हिमालय के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही की है, तो आपका तीस्ता हिमालय को किन शब्दों में आप शुभकामना देना चाहेंगे आने वाले समय में इसी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन लगातार वे करते रहें? कोई भी कार्यक्रम कर पाना बहुत कठिन काम होता है, श्रम साध्य काम होता है। आपका तीस्ता हिमालय अपने तरफ से भी कार्यक्रम करते रहे हैं। सृजन सम्मान का कार्यक्रम है आपका तीस्ता हिमालय की तरफ से, समाज कर्मियों को भी पुरस्कृत करते हैं। तो इस तरीके से जो इनके कार्यक्रम होते हैं आपका तीस्ता हिमालय के, बहुत अच्छे कार्यक्रम, सफल कार्यक्रम होते रहे। अब उनमें अगर किसी के साथ में कोई सहयोग मिल जाता है, किसी सरकारी संस्था के साथ में, हिंदी निदेशालय जैसी, तो और थोड़ी सुविधा हो जाती, क्योंकि आर्थिक रूप से पूरा भार जो है वो तीस्ता हिमालय के ऊपर ही नहीं होता। थोड़ा भार जो है दूसरी संस्था भी उसको शेयर कर लेती है, और एक नई दृष्टि भी आती है। हमारी अपनी दृष्टि है हम लोगों की, हम लोगों के कार्यक्रम अपने ढंग के कार्यक्रम होते हैं। हम पूरी तरह जन सरोकारों पर
और जन राजनीति पर, जन भलाई पर पूरे कार्यक्रम करते हैं। सरकार की तरफ से जब उसमें सहयोग होता है तो उनके जो अपने लोग हैं, उनका जो मानसिक सोच है, वो जिस तरीके से बातें चाहते हैं, तो वो दोनों मिलकर एक नई दृष्टि बनती है। मेरा अंतिम सवाल है शैलेश जी आपसे कि आप आपके तिस्ता हिमालय के साथ बहुत शुरुआती दौर से जुड़े हुए हैं। आपका तिस्ता हिमालय के साथ आपका जो संबंध है, जी। इस संबंध को संक्षिप्त में वर्तमान तक को मैं जानना चाहता हूँ। असल में आपका तिस्ता हिमालय से मेरा जो संबंध स्थापित हुआ, तो मैं कोटा में था, राजस्थान में। वहाँ पर हमारे मित्र थे शिवराम। शिवराम बहुत बड़े नाटककार थे। नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत उन्हीं से होती है। यूनियन के बहुत बड़े पदाधिकारी थे। उनकी बीएसएनएल की यूनियन थी, उसमें पदाधिकारी थे। संयुक्त उनका मोर्चा भी था, उसमें भी काम करते थे। और एक वामपंथी पार्टी में भी वो काम करते थे। और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, लोगों को प्रोत्साहित करते थे। उनका व्यवहार बहुत उत्तम था। उनके यादव चंद जी जो वहाँ पर मुजफ्फरपुर बिहार में थे, उनसे संबंध थे। और यादव चंद जी से हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह के संबंध थे। तो इस तरीके से शिवराम जी ने मेरा परिचय कराया कि ये राजेंद्र प्रसाद सिंह है। और ये पहले ये तिस्ता हिमालय के नाम से ना निकल के हिमालय प्रहरी के नाम से शुरुआत की थी इन्होंने। तो वो हिमालय प्रहरी के ज़माने से मेरा इनसे संबंध था। और इससे भी पहले ये यहाँ से पूर्वांचल और उत्तर पूर्वांचल पत्रिकाएं निकाला करते थे। उसमें डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे भी शामिल थे। तो उसके लिए पांडे जी ने मुझे कई बार मेरी रचनाएं उसमें प्रकाशित की। वही पत्र लिखा करते थे, डॉक्टर साहब से डायरेक्ट नहीं था पत्र व्यवहार, वो लिखा करते थे। तो ये लोग मुझे जानते तो थे ही। तो जब हिमालय प्रहरी में मैंने लिखना शुरू किया, उसके बाद में ये आपका तिस्ता हिमालय में जब परिवर्तित हुई पत्रिका, तब हमारे गहन संबंध हो गए, निरंतर लिखते लिखते। फिर मुझे यहाँ बुलाया इन्होंने, और एक बार आने के बाद हम घूम कर गए यहाँ से। फिर दूसरी बार उन्होंने बुलाया तो हमें तिस्ता आपका ये जो सजन पुरस्कार है, इससे सम्मानित किया। और ये एक अंडरस्टैंडिंग बन गई कि इस पत्रिका में निकालने के लिए हर महीने मुझे कुछ ना कुछ लिखना है। अब मैं अखबारों में लिखता था, सारे जो दैनिक राष्ट्रीय अखबार थे उन दिनों, उनमें लिखा करता था। जनसत्ता में, नवभारत टाइम्स में, जागरण के जो वहाँ का दिल्ली का केंद्रीय नेशनल राष्ट्रीय परिषद निकलता उसमें। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के कुछ अखबारों में, मध्य प्रदेश के कुछ अखबारों में निरंतर लिखा करता था। वही चीज़ें जो थीं, फिर उस तरीके से मैंने पत्रिका के रूप में, पत्रिका में उनका रूप बदल के पत्रिका में देनी शुरू कर दी और उन अखबारों में लिखता रहा। 2014 के बाद में उन अखबारों की स्थिति जो थी वो बदलती चली गई, तो मेरा लिखना भी वहाँ कम हो गया। तो इसलिए मैंने तिस्ता हिमालय में ही लिखना ज़्यादा शुरू कर दिया या अपनी ऐसी ही पत्रिकाओं, जो कुछ और भी पत्रिकाएं निकलती हैं, समयांतर है, फिलहाल है, उन पत्रिकाओं में लिखना मैंने शुरू किया। तो वो चल रहा है आज तक। तो शैलेंद्र जी, आप जैसा कि मैंने सुना है कि आप साहित्यिक पत्रकारिता ज़्यादा करते हैं जी। और बीच बीच में मैं आपका देखता हूँ कि पॉलिटिकल भी कुछ कुछ आती रहती है। मैं पॉलिटिकल में आऊँ, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि साहित्यिक पत्रकारिता की वर्तमान समय में क्या स्थिति है और वर्तमान जो भी साहित्यिक पत्रिकाएं हैं उनका कैसा योगदान है। भारत में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत ही साहित्यिक पत्रकारिता से ही होती है। साहित्यकार ही पत्रकार थे एक ज़माने में। तो तमाम जो पत्रिकाएं निकलती थी भारतेंदु हरिश्चंद्र के ज़माने से, भारतेंदु हरिश्चंद्र ही 2-3 पत्रिकाएं निकाला करते थे। उनके बाद जो भी बड़े लेखक थे वो सब पत्रिकाएं निकालते थे, बाल मुकुंद और उग्र, सारे लोगों ने पत्रिकाएं निकाली करीब करीब। तो वो जो संस्कार थे वो चलते रहे काफ़ी दिनों तक। लेकिन बाद में जैसे जैसे अखबारों का, सूचनाओं का व्यावसायीकरण होता चला गया, वैसे वैसे राजनीति
उनके ऊपर हावी होती चली गई और पत्रकारिता और साहित्य दोनों अलग अलग डिसिप्लिन के रूप में उनको स्वीकार किया गया। तो तब की पत्रकारिता और अब की पत्रकारिता में अंतर था, लेकिन चूंकि मैं साहित्य से आया था इसलिए वो जो पत्रकारिता थी उस जमाने की मैं उससे प्रभावित था। लेकिन जन समस्याएं, जन सरोकार, चूँकि मैं एक कार्यकर्ता के रूप में भी काम करता, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, सांस्कृतिक कार्यकर्ता के रूप में भी काम करता था, तो मुझे दूसरे विषयों पर, राजनीतिक विषयों पर, आर्थिक विषयों पर या अन्य सांस्कृतिक विषयों पर लिखने का भी दबाव था कि समाज में हस्तक्षेप करना है तो सिर्फ साहित्य से नहीं हो सकता, ये साहित्येतर विषयों से आपका हस्तक्षेप होगा। तो वो मैं लिखता था। तो तब की पत्रकारिता और अब की पत्रकारिता में एक गुणात्मक अंतर है, लेकिन धीरे धीरे अब पत्रकारिता व्यवसाय के रूप में तब्दील हो गई। तो आपको जो आप कहना चाहते हैं वो कहने की भी जगह नहीं, क्योंकि वो एक फार्मूलाबद्ध पत्रकारिता है आज की तारीख में। जो मालिक चाहेगा वो आपको लिखना है, पेड न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। पता ही नहीं चलता कौन सी पेड न्यूज़ है कौन सी असल न्यूज़ है। पेज 3 आया, फिर ये सब चीज़ें आ गई, फिर अब आजकल तो जो डिजिटल मीडिया है, टीवी है, ये सारे प्लेटफॉर्म बहुत महत्वपूर्ण हो गए, सोशल मीडिया बहुत महत्वपूर्ण हो गया। तो अब आपको हमेशा सजग रहना पड़ता है कि आपका आज का क्या विषय है और उस विषय पे हम कैसे लिखें, समाज में उसकी क्या प्रतिक्रिया हो रही है। तो इस तरीके से जो पत्रकारिता का स्वरूप बदला है, तो उसके साथ आपको भी अपडेट होना पड़ता है और वो लिखना पड़ता है। तो चूँकि मैं हमेशा ये मानता रहा कि साहित्य के साथ साथ जनता के बीच में जाने के लिए जनता की बातें पूरी लेख, मतलब जनता की भाषा और जनता की ज़रूरत के हिसाब से करनी चाहिए। इसलिए मैं साहित्यिक पत्रकारिता के साथ साथ ये पत्रकारिता को भी चलाता रहा हूँ। और साहित्यिक पत्रकारिता कैसी है आज की तारीख में कि मैं जैसे खुद पत्रिका निकालता हूँ, तो क्या नाम है? धरती पत्रिका। अच्छा। तो उसमें वैचारिक आलेख भी देते हैं और साहित्य में वैचारिकता का भी समावेश उसमें रहता है और साहित्य भी रहता है। तो प्रमुखता ये रहती है कि वो जो है पूरा एकदम विशुद्ध साहित्य ना रहे, तो इसलिए उसे साहित्यिक पत्रकारिता कहा जा रहा है मेरे लिए। तो इसी तरह के मुलाकातों के लिए आप देखते रहिए सन एक्सप्रेस, और मैं एक बार फिर से शैलेंद्र चौहान जी को हमारे स्टूडियो में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शैलेंद्र जी, धन्यवाद। आपको मैं फिर अपने कमरे में लाते रहूँगा, तब तक के लिए आप देखते रहिए सन एक्सप्रेस।